देखो बेटा, सबसे पहले हमने जब पिछली क्लास में पढ़ाया था तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ना? क्या बताया था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम शॉर्टकट लिखवाएंगे जिन बच्चों का छूटा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बताया था दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए बेटा, लिख लो जिसने, एग्रीमेंट प्लस ओके। तो बेटा सबसे पहली चीज, कोई भी आपसे पूछता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है लेन देन। ओके बेटा, लेन देन। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन को आप अपनी भाषा में बोल सकते हो प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस, अभी छोटा छोटा लिखते जाओ, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कोई भी आपसे पूछता है तो एग्रीमेंट का मतलब प्रॉमिस। जरा बताओ बेटा, प्रॉमिस हम किसके लिए करते हैं? जरा बताइए। सेलर किसके लिए प्रॉमिस करेगा? गुड्स देने के लिए, है ना? यही प्रॉमिस होता है। और बायर किसके लिए प्रॉमिस करता है? पैसे के लिए। देखो बेटे, पैसे को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। और राइट ना, प्रॉमिस तो समझते हो। जैसे हमने आपसे क्या प्रॉमिस किया है, जरा बताओ। पढ़ाने के लिए आपने क्या, सर्विस के लिए आपने क्या प्रॉमिस किया है बेटा? रिटर्न में हमें पैसा देने के लिए। तो जहां पे प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वर्ड आया है, अभी शॉर्ट फॉर्म में समझ लो। रिटर्न में जो मिलता है, जैसे आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? आपने हमें क्या दिया है बेटा? फी दिया है। रिटर्न में क्या मिल रहा है आपको? सर्विस मिल रही। तो आपके लिए सर्विस क्या हो गया? कंसिडरेशन। हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? हम पढ़ा रहे ना आपको, इसके रिटर्न में क्या मिल रहा है? फी। फी हमारे लिए क्या हो गया? कंसिडरेशन। जो एक दूसरे को हम प्रॉमिस कर रहे हैं, उसी प्रॉमिस को हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। ये हमने इन बच्चों को पढ़ाया है, आपको फिर से पढ़ा देंगे, राइट। फिर बेटा इसके साथ साथ हमने पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरी क्या चीज होनी चाहिए? इनफोर्सिबल बाय लॉ। इसका मतलब होता है बेटा लीगली बाउंड फ्रॉम दियर प्रॉमिस। मतलब एक्सेप्टिंग, छोड़ करके एक सोशल एग्रीमेंट, एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट, राइट। अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको, फिर दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो बेटा क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? इनफोर्सिबल बाय लॉ। इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लीगली बाउंड फ्रॉम दियर प्रॉमिस। देखा जाए आपने क्या प्रॉमिस किया है फी देने के लिए, हमने आपसे क्या प्रॉमिस किया है, जरा बताओ बेटा? सर्विस के लिए। इसका मतलब यह हुआ लीगली बाउंड का मतलब, इफ हम सर्विस रेंडर्ड नहीं करेंगे, इफ हमने सर्विस देने से मना कर देंगे, तो आपका अधिकार है मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का। और इफ आप फी नहीं देंगे तो मेरा अधिकार आपके अगेंस्ट है। तो जो एक दूसरे के अगेंस्ट राइट्स होता है, उसी अधिकार को हम क्या बोलते हैं? इनफोर्सिबल बाय। क्या बोलते हैं? इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो जनरली हमें याद रखना कि एक दूसरे, कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉमिस करते हैं, कोई भी प्रॉमिस करते हैं, तो वो प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हम लीगली क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। दो तरह के प्रॉमिस, कौन कौन से प्रॉमिस? सोशल और डोमेस्टिक। अब ये सोशल क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, ये समझ लेते हैं। सोशल एग्रीमेंट का मतलब जो सोशल पर्पज के लिए प्रॉमिस किया जाता है, समाज के बेनिफिट, डोनेशन हो गया, समाज सेवा। जैसे हम किसी बच्चे को फ्री में प्रॉमिस कर लें पढ़ाने के लिए, तो ये हम जो प्रॉमिस करेंगे ये सोशल एग्रीमेंट हो जाएगा। या किसी को हमने राइट ना फ्री में, या किसी को हमने अपनी मर्जी से कोई बुक प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस कर लिया, तो वो क्या हो गया बेटा? सोशल। तो दो तरीके के हमने बताए थे कि जनरली किसी भी पर्पज के लिए हम प्रॉमिस करते हैं तो हम लीगली उसको पूरा करने के लिए क्या होते हैं? बाउंड, सिवाय दो एग्रीमेंट को छोड़ करके। कौन कौन से बेटा? सोशल और डोमेस्टिक। अभी समझ लो, सोशल का मतलब समाज सेवा के लिए हम कोई प्रॉमिस करते हैं। अब समाज सेवा हो सकता है रिलीजन, धर्म से रिलेटेड हो सकता है, चैरिटेबल रिलेटेड हो सकता है। ओके, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे। और दूसरी बात बेटा, या दूसरा कौन सा एग्रीमेंट लिखा है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है सेरेमोनियल ओकेशन। सेरेमोनियल ओकेशन का मतलब घरेलू, जो घर में फंक्शन होते हैं,
जो जैसे हमारे पास लंच डिनर पार्टी के लिए है ना, हमने लोगों को इनवाइट कर दिया। अब जैसे हम एक हफ्ते यहाँ से नहीं थे बेटा, है ना, अब एक हफ्ते नहीं थे, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जैसे हमारे घर पे श्रीमद् गीता भागवत गीता चल रहा था, राइट। अब हमने उसके लिए जैसे बहुत सारे लोग आते थे, डेली 400-500 लोग आते थे, तो हमने सबको इन्विटेशन दिया था, कार्ड के दिया था कि हमारे भगवान का पुण्य काम हो रहा है, आप आकर के यहाँ पे प्रेजेंट होइए। तो जिसको जिसको हमने दिया था, तो देखा जाए कि वो तो सोशल काम है, उसके बदले हम पैसा थोड़ी लेंगे। अब वो लोग जो आते थे यहाँ पे समाज सेवा को मतलब सुनने के लिए श्रीमद् गीता भागवत, तो उनको हम लोग जो हमसे श्रद्धा हो सकती थी, पानी पिलाना जो भी हो सकता था, वो हम सेवा करते थे। तो देखा जाए तो जैसे हमने 400 लोग को इनवाइट कर दिया था, कार्ड बनवाया, आते कितने थे, 100-150 लोग आते थे, नहीं लोग आते थे ओके सुनने के लिए। तो क्या जो लोग, अब हमने अरेंजमेंट तो 400 लोग करा दिया था कि भाई 400 लोग आएंगे, उनको मीठा खाना पीना, चाय कॉफी जो भी हमसे हो सकता है सुनने के दौरान हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमने अरेंजमेंट ज्यादा कर लिया, राइट ना, हलवाई से उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आए 150 लोग पर डे। तो देखा जाए जो 250 रुपए, 250 लोग का हमारा खाना डेली वेस्ट हो रहा था, बेकार जा रहा था, स्वीट्स बेकार जा रही थी, राइट ना, दूध बेकार जा रहा था, जो भी आइटम। तो जो लोग नहीं आए थे, क्या हम उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे क्या कि आप लोग क्यों नहीं आए? यही कौन सा एग्रीमेंट है बेटा? डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब होता है सेरेमोनियल ओकेशन, जहां पे कोई भी राइट ना, सेरेमोनियल ओकेशन पर्पज के लिए इफ कोई भी हम प्रॉमिस करते हैं, तो प्रॉमिस इफ पूरा ना हो तो वहां पे दूसरी पार्टी के पास अधिकार नहीं होता। ओके, हाँ बेटा खड़े हो जाओ, बड़ी हंसी आ रही है आपको, खड़े जाओ। क्या नाम है? खड़े जाओ। हाँ हाँ, क्या नाम है बेटा? हाँ नीरज बेटा, क्या समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? हाँ बेटा, कुछ मन ही मन में बहुत तेजी हंस रहे थे, किसी लड़की की याद आ रही थी क्या? क्यों? उस बच्चे को देख के हंस रहे थे, फिर मन ही मन में हंस रहे थे? हम इधर पढ़ा रहे थे, बड़ी देरी से देख रहे थे, बेटा हंस रहा है बहुत तेजी से। बेटा पढ़ो, है ना, बैठ जाओ, बैठो। देखो, हाँ हाँ, वो डोमेस्टिक का था। चलिए इधर देखिए, हमने स्टार्ट किया बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे थे, आपने शायद ये पढ़ा भी नहीं था, लेकिन आप सीरियस बैठे थे नहीं क्लास में, कोई बात नहीं। हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट होना। एग्रीमेंट मतलब एक लेन देन होना, जो लेन देन हमारे कानून के तहत क्या होना चाहिए, इन्फोर्सिबल हो, मतलब बाउंड हो। तो उसी लेन देन को हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट, और दूसरा क्या होना चाहिए? इन्फोर्सिबल बाय लॉ, राइट। चलिए, फिर हमने बताया कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको पिछली क्लास का समराइज करके बता रहे थे। एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस का मतलब होता है कि जो हम एक दूसरे से प्रॉमिस, जनरली सेलर प्रॉमिस करता है बेटा गुड्स के लिए, और बायर किसके लिए प्रॉमिस करता है? ओके, इसके लिए दो बातें हो गई। तीसरी बात हमने बताई, और कंसिडरेशन का मतलब जो रिटर्न में मिलता है। सेलर को रिटर्न में क्या मिलता है जरा बताओ? पेमेंट मिलता है। और बायर को रिटर्न में क्या मिलता है बेटा? गुड्स। तो बायर के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? गुड्स। सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? प्राइस। ओके, चले, फिर हमने बताया इनफोर्सिबल का मतलब लीगली क्या होना? बाउंड होना, जिस पर्पज के लिए आपने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होना, राइट। चलिए आगे, फिर हमने क्या लिखा बेटा? फिर हमने लिखा कि जनरली कोई भी हम प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करने के लिए लीगली बाउंड होते हैं, सिवाय कौन कौन से एग्रीमेंट छोड़ करके? दो। कौन कौन से बेटा? सोशल और डोमेस्टिक। क्लियर? सोशल और डोमेस्टिक। चलिए, सोशल एग्रीमेंट राइट में क्या होता है हमने बता दिया, जब हम कोई भी प्रॉमिस करते हैं समाज सेवा के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए, है ना बेटा। जैसे हम किसी मंदिर में जाकर के पुजारी से बोल दे कि हम भाई अगले महीने में 1000 रुपए डोनेशन दे देंगे, अब हम देने से मना कर दे तो पुजारी हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो कौन सा है? डोनेशन। दान देना क्या है बेटा? चैरिटेबल पर्पज है, मतलब समाज सेवा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक क्या होता है बेटा?
यस, डोमेस्टिक का मतलब होता है सेरेमोनियल ओकेशन के लिए, मतलब जो घर पे लंच डिनर पार्टी हम अपने रिलेटिव को इनवाइट करते हैं ना, कोई मेरा बर्थडे है या कोई भी फंक्शन है तो हम लोग इनवाइट करते हैं, तो जो इनवाइट करते हैं वो बोलते हैं हम आएंगे, तो ये जो एग्रीमेंट होता है दैट विल बी डोमेस्टिक। तो ये दो एग्रीमेंट में हम लीगली बाउंड नहीं होते, लेकिन बाकी एग्रीमेंट में हम लीगली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। ये बात हो गई। फिर हमने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिन बच्चों को छूटा मैं पढ़ाऊंगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। अब लिखे, समझ में आएगा, लिखो बेटा आगे। अब लिखो आगे, लिखो बेटा, हेडिंग डालो, एसेंशियल कंडीशन फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिखो बेटा, अभी हम अच्छी तरह बताते हैं। लिखो बच्चे, फिर हम अच्छी तरह समझाते हैं आपको। सुहानी बच्चे, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुहानी, आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा। ओके ओके, स्टार्ट करें। लिखो बेटा, बोलना स्टार्ट करें। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक बार याद दिला दे बेटा। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा। वैलिड का मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे से लीगली बाउंड कब होंगी। अभी हमने पढ़ाया था ना, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो लीगली बाउंड होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। जैसे हमें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को कौन कौन सी चीज फॉलो करनी होगी, कौन कौन सी चीज को फॉलो करनी होगी, राइट। तो अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, यहां पे हमने लिखा है कि एसेंशियल कंडीशन फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जब दो पार्टी आपस में लेन देन करेंगी तो लेन देन के दौरान कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होंगी, अब वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या याद रखना है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला काम है कि दोनों पार्टी को एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा। सेलर को क्या प्रॉमिस करना पड़ेगा, गुड्स के लिए। बायर को क्या प्रॉमिस करेगा, प्राइस के लिए। या सर्विस प्रोवाइडर को किसके लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा, सर्विस के लिए। और सर्विस रिसीवर को किसके लिए होगा, प्राइस के लिए। तो सबसे पहला काम है एक एग्रीमेंट होना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक फर्स्ट वर्ड होता है एग्रीमेंट।
लेकिन वो कौन सा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए बेटा? सोशल और डोमेस्टिक। कोई बच्चा बता सकता है कि सोशल डोमेस्टिक क्यों नहीं होना चाहिए? यस, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया था बेटा आप लोग को कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस, और हमने पढ़ाया था कि सोशल या डोमेस्टिक क्या नहीं होता, जरा बताओ। जब बेटा इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? क्लियर? तो इसलिए सोशल और डोमेस्टिक को छोड़कर, पहली बात समझ में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले दोनों पार्टी को आपस में क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट कौन सा नहीं होना चाहिए बेटा? सोशल और डोमेस्टिक। ये तो पहली बात। हाँ बेटा, बेटा वो थोड़ा डीपली बात हो जाएगी, अभी नॉर्मल में ऐसे ही बोलेंगे। आगे बढ़े, चले। नेक्स्ट बात हमने क्या लिखी है? दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट करने की दूसरी चीज क्या जरूरी होती है? यहां लिखा है बेटा, बोथ बोथ पार्टी शुड बी कैपेबल एंड क्या लिखा है? कॉम्पिटेंट। इसका मतलब क्या होता है? इधर देखो बेटा, इसका मतलब होता है कि जिनके बीच में ये लेन देन किया जा रहा है, जिनके बीच में ये लेन देन किया जा रहा है, दे आर कैपेबल। मतलब वो लोग जो हैं, जैसे एक्स वाई, ये दोनों लोग कैपेबल हो। कैपेबल का मतलब होता है साउंड माइंड होना, और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है मेजर होना। क्या होना बेटा? मेजर होना। फिर समझ लो, हमने क्या बताया कि दूसरी चीज कि कोई भी जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बाउंड होंगी दोनों पार्टी जब जिनके बीच में लेन देन किया जा रहा है वे लोग कैसे होने चाहिए? एक तो क्या होने चाहिए बेटा? साउंड होने चाहिए, और दूसरा क्या होने चाहिए? मेजर। मेजर का मतलब जिसने 18 साल की एज क्या कर रखी है? कंप्लीट। क्लियर? चलिए, फिर हमने क्या लिखा जरा देखो बेटा, एक्सेप्टिंग मतलब छोड़ करके, तीन लोग को छोड़ करके। फिर हम लिखेंगे कि जनरली कोई भी जो लोग होते हैं वो कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट होते हैं। जनरली जो भी पार्टियां होती हैं वो कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट होती हैं, सिवाय तीन लोग को छोड़ करके। इंडिया में तीन लोग ऐसे होते हैं बेटा जो कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट नहीं होते। कौन कौन से लोग? माइनर, अनसाउंड पर्सन, और कौन? डिस्क्वालिफाइड। अब बेटा ये कौन होते हैं ये बता देते हैं, लिखो नोट करके नीचे लिखो। On date of contract under 75। दूसरा कौन है बेटा? अनसाउंड इडियट पर्सन। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक पर्सन, अभी हम अच्छी तरह बताएंगे।
occasionally unsound। लिखो बेटा, फिर हम अच्छी तरह बताते हैं। बोले बच्चों। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखा है बेटा? माइनर पर्सन। हम माइनर क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बच्चा बता सकता है माइनर पर्सन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने ये पढ़ाया कि दो पार्टी के बीच में जो लेन देन किया जा रहा है, वो लेन देन तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जब दोनों पार्टी शुड बी साउंड माइंड एंड क्या होनी चाहिए बेटा? मेजर होनी चाहिए, राइट? तो जनरली हमने पढ़ाया कि जो पार्टी होती हैं वो साउंड एंड मेजर होती हैं, सिवाय तीन लोग को छोड़ करके। कौन कौन से तीन लोग बेटा? माइनर, जो कि इसीलिए हम पढ़ने जा रहे हैं, माइनर और अनसाउंड पर्सन और क्या है बेटा? डिस्क्वालिफाइड। तो अब हम बात करें माइनर की, तो देखो बेटा हमने माइनर में क्या लिखा है? सच पर्सन हु हैव नॉट अटेन 18 ईयर एज ऑन द डेट ऑफ, क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो बंदा जिस डेट में वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर्ड हो रहा है, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में जिस डेट पे इंटर्ड हो रहा है, उस डेट को उसने 18 ईयर का एज कंप्लीट नहीं कर रखा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? माइनर। क्या बोलते हैं बेटा? माइनर। दूसरी बात कर लेते हैं। फिर हमने क्या लिखा? अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, अनसाउंड का मतलब होता है पागल। एक लाइन में समझना है, लेकिन हमारे लॉ में पागल की भी दो कैटेगरी होती है। ओके, एक होता है इडियट और एक क्या होता है? ल्यूनेटिक। एक क्या होता है? ल्यूनेटिक। ओके बेटा, चले। अब इडियट किसे बोलते हैं, ल्यूनेटिक किसे बोलते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। इडियट का मतलब होता है जो बंदा जन्म से ही अनसाउंड है, जन्म से ही पागल है, मतलब जिसका नहीं टावर पकड़ा है नहीं पकड़ेगा। ये टावर ही तो है बेटा, है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? इडियट। ओके, नेक्स्ट लिखा है ल्यूनेटिक पर्सन। ल्यूनेटिक का मतलब वो बंदा जिसका माइंड ओकेजनली तो क्या हो जाए बेटा? साउंड, और ओकेजनली क्या हो जाए? अनसाउंड। मतलब वो बंदा जिसका कभी कभी तो टावर पकड़ ले और कभी कभी छोड़ देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक पर्सन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इडियट का मतलब जो जन्म से ही पागल है और पागल ही रहेगा, और ल्यूनेटिक का मतलब जो कभी तो अनसाउंड हो जाता है कभी साउंड। अब ये कब होता है बेटा? जैसे देखते हो ना, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, पतले दुबले लोग होते हैं, वो अपनी याददाश्त पावर भूल जाते हैं। डेली पेपर में आता है ये खो गए हैं, इनका ये चेहरा है, दिस है, ढूंढ के। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक बोलते हैं, राइट? तो बेटा जो ल्यूनेटिक होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होते। अच्छा, तीसरा हमने क्या लिखा है, जरा बताओ क्या लिखा है बेटा? हाँ लिखिए, डिस्क्वालिफाइड पर्सन, हेडिंग डाल। डिस्क्वालिफाइड पर्सन लिखो बेटा, इसका मतलब लिख लो, लिखो। कैपेबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू पास्ट कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट हिम।
या अनकैपेबल, लाइक लाइक convicted person convicted person, insolvent person, लिखो बेटा, बोले एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, और भी लिखवा दे क्या? अभी चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे आपको। लिखो, बोले, देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा है? डिसक्वालिफाइड। डिसक्वालिफाइड कौन कौन से लोग होते हैं ये बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, डिसक्वालिफाइड का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल तो थे, टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल तो थे, बट ड्यू टू पास्ट कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट हिम, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पास होने की वजह से उनके अगेंस्ट क्या हो गए वो लोग बेटा? डिसक्वालिफाइड या अनकैपेबल हो गए। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिसक्वालिफाइड पर्सन हो गए, राइट ना? जैसे कन्विक्टेड पर्सन समझते हो? कन्विक्टेड क्या होता है? कन्विक्टेड का मतलब ऐसा पर्सन जिसने कोई क्राइम या ऑफेंस कर रखा है, कोई भी क्राइम या ऑफेंस कर रखा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्विक्टेड पर्सन बोलते हैं। जैसे, या जिस पे कोई केस चल रहा है और वो जेल में है, जैसे बाबा की जय हो, रामदेव, अच्छा रामदेव बाबा नहीं, कौन से बाबा? राम रहीम, आसाराम, जितने राम वाले हैं सब करप्टेड हैं। ओके बेटा, तो ये लोग देखा जाए किसी न किसी ऑफेंस में एट द प्रेजेंट मोमेंट कहां पे है बेटा? जेल में है ना? तो जब जेल में है तो इस दौरान वो लोग क्या माने जा रहे हैं, जरा बताओ, क्या माने जाएंगे? कन्विक्टेड पर्सन। तो इस दौरान वो बैठे बैठे जेल में बैठे बैठे कोई लेन देन करना चाहते हैं तो वो लेन देन वैलिड नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो कौन है? कन्विक्टेड है। जैसे अब देखा जाए रामदेव बाबा, सॉरी बार बार रामदेव बाबा की बात आ रही, जैसे आसाराम बाबू, अब आसाराम बाबू के पास कम से कम हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होगी बेटा। कितने की? हजारों करोड़ की। अब देखा जाए जब से वो जेल में गए हैं तब से क्या है कि अब राइट ना, जिसकी जिसकी उन्होंने प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी थी, अब लोग अपनी प्रॉपर्टी लड़के ले रहे हैं। क्योंकि अब जब जेल में हो तो आपका कोई दबदबा तो है नहीं, कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं। अब रामदेव बाबा चाहे कि जेल में बैठ करके अपनी प्रॉपर्टी सोचे कि बेच करके हम पैसा वसूल लें, क्योंकि ऐसे सब प्रॉपर्टी जिसकी थी वो कब्जा कर लेगा, तो क्या इस दौरान वो एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है बेटा? कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड का मतलब ऐसा बंदा जिसने कोई क्राइम या ऑफेंस कर रखा है और वो जेल में चला जाए, तो जब तक वो जेल में रहेगा तब तक वो क्या माना जाएगा बेटा? कन्विक्टेड। लेकिन सलमान खान वो भी कन्विक्टेड है, लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट वो कहां है बेटा? बेलमेंट लेके बाहर है। तो जब बेलमेंट लेके बाहर है तो इस दौरान वो लेन देन कर सकते, लेकिन जब जेल में आप चले जाएंगे तो आप फिर क्या माने जाएंगे बेटा? कन्विक्टेड हो गए। मतलब तब ऐसे केस में जब तक आप जेल में रहेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। हाँ, इलेक्शन लड़ सकते हो। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर नेता लोग इलेक्शन कैसे लड़ लेते हैं। इलेक्शन लड़ना वो फंडामेंटल राइट्स होता है। बीइंग एज ए इंडियन सिटीजन, हम समाज को सुधारना चाहते हैं, हम अपने गुनाहों को भी अपना चेंज होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मौका देती है कि चलो आप समाज सेवा इसी बहाने करना। तो इलेक्शन लड़ना एक अलग चीज होता है, लेकिन कॉमर्शियल जो लेन देन का ट्रांजेक्शन होता है बेटा, वो तो तभी संभव है जब आप क्या होंगे? कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। आप खड़े जाओ बेटा, एक क्वेश्चन बताओ। चले, आपने अभी क्या पढ़ा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमने क्या बताया? कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल कंडीशन पहला कौन सा बेटा, जरा बताओ। पहला कंडीशन हमने क्या सीखा?
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी होती है? पहले तो बताओ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें कौन सी जरूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? अच्छा, बच्चे ने बोला एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कंसिडरेशन। सही बच्चे ने बोला अभी। अच्छा, इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, जो दूसरी पार्टी है उसके पास जो अधिकार होता है लीगल एक्शन लेने का, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनफोर्सिबल बाय लॉ, राइट। चलिए, अब आप बताओ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करने के एसेंशियल कंडीशन क्या होते हैं? जब हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है? पहली चीज बताओ। नहीं बेटा, पहली चीज क्या होनी चाहिए? बैठो, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ बेटा। आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला एसेंशियल कंडीशन क्या है? कोशिश करो। हम्म कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला एसेंशियल कंडीशन, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ बोलो बेटा। एग्रीमेंट चाहिए होता। कौन कौन से एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए बेटा? पीछे, अभी आपसे पूछेंगे हम। हाँ बेटा, सोशल, बैठ जाओ। सोशल डोमेस्टिक क्यों नहीं होता? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, हमारा क्वेश्चन है बेटा, इस बच्चे ने बोला कि सबसे पहला कंडीशन है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, है ना? तो एग्रीमेंट जो है, जो एग्रीमेंट है बेटा, वो एग्रीमेंट बेसिकली, फिर बच्चे ने बोला दो एग्रीमेंट को छोड़ करके, कौन कौन से एग्रीमेंट? सोशल और डोमेस्टिक। तो वो सोशल और डोमेस्टिक जो एग्रीमेंट है उसको जो छोड़ करके होगा, तो ऐसे केस में ये बताओ कि क्यों होगा, उसको क्यों नहीं होगा, वो छोड़ना क्यों है? इनफोर्सिबल नहीं होता। सही बच्चे ने बोला ना, बैठ जाओ। अब बताओ बेटा, दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? हाँ, मतलब जिनके बीच में लेन देन किया जा रहा है, बोथ पार्टी शुड भी क्या होनी चाहिए? कैपेबल। बेटा, कैपेबल का मतलब क्या होता है? हम्म, हाँ, अच्छा, और कॉम्पिटेंट का मतलब? हाँ, चलिए, कौन कौन से लोग कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट नहीं होते बेटा? हाँ, आप क्या क्या बोलते चले जा रहे हो? तीन लोग है ना बेटा, माइनर, अनसाउंड पर्सन और डिस्क्वालिफाइड। चलिए, माइनर पर्सन किसे बोलते हैं बेटा, बताओ? उसे माइनर बोलते हैं कॉन्टेक्ट करते समय, है ना? गुड। आप बताओ बेटा, अनसाउंड किसे बोलते हैं? बेटा, इडियट किसे बोलते हैं? इडियट किसे बोलते हैं बच्चे? नहीं नहीं, वो बच्चे ने बोला कि अनसाउंड के अंदर सिर्फ दो लोग होते हैं, एक इडियट, एक ल्यूनेटिक। तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इडियट किसे बोलते हैं? हाँ, जो जन्म से ही अनसाउंड है, पागल है। अच्छा, और ल्यूनेटिक किसे बोलते हैं बेटा? हाँ, बच्चे ने सही बोला कि ऐसा बंदा जिसका माइंड कभी कभी साउंड हो जाए और कभी कभी क्या हो जाए? अनसाउंड। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूनेटिक। बैठ जाओ। अब आप बताओ, डिस्क्वालिफाइड किसे बोलते हैं? हाँ, कोशिश करो बेटा। नहीं, आप बोलो डिस्क्वालिफाइड का मतलब ऐसा पर्सन जो कैपेबल तो है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य तो है, बट कोई भी कोर्ट का ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास होने की वजह से अब वो क्या हो गया? अनकैपेबल हो गया। लाइक कन्विक्टेड पर्सन, है ना? ओके बेटा, कन्विक्टेड हमने बताया। दूसरा हमने क्या बताया होगा? इंसॉल्वेंट पर्सन बताया होगा। तीसरा भी लिखा है कुछ? हाँ, जैसे जादू जादू की बात नहीं कर रहे हम जादू जादू वो एलियन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे बेटा जैसे दूसरी कंट्री से और हमारी कंट्री से लड़ाई हो गई तो वहां के जो लोग होंगे वो हमारे लिए क्या माने जाएंगे? एलियन, राइट ना? जैसे अभी लड़ाई खत्म होगी कि चल रही बेटा? अभी अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। बाप रे। हाँ, एक, बताइए बेटा, कितना थोड़ी सी गलत डिसीजन की वजह से कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, सोचो जरा।
है ना। अब जैसे जैसे अब वो कंट्री के बीच में लड़ाई चल रही है बेटा, अब उनके बीच में जो एक दूसरे के कंट्री के लोग होंगे ना, वो एक दूसरे के एलियन मानते होंगे। देखते हो ना, सिविलियन में तो आ जाते हैं लड़ने के लिए कि भाई उनकी कंट्री की बात है ना। बैठ जाओ, आगे बढ़े। तो ये बात समझ में आ गई। आगे देखो बेटा, हमने पहली बात बता दी। हाँ बेटा, अभी हम अच्छा एक बात ये भी बताना चाह रहे हैं कि आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये बेटा अगली क्लास से यही टॉपिक के टर्म में पढ़ेंगे। आप अपने बुक में देखेंगे ना, पहला जो टॉपिक है ऑफर एक्सेप्टेंस है। क्या है बेटा? ऑफर एक्सेप्टेंस। जरा बताओ, ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे बनेगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है बेटा? हम आपको ऑफर देते हैं कि हम आपको गुड्स देंगे, बेचने के लिए प्रॉमिस करते हैं, फिर आप रिटर्न में किसके लिए करते हो? पैसे के लिए। तो ऑफर एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस से। तो अपने बुक में देखेंगे पहला टॉपिक आपका क्या होगा? ऑफर एक्सेप्टेंस। अब बेटा एग्रीमेंट में दूसरी भी चीज होती है ना, क्या होता है? कंसिडरेशन। तो अपने बुक में देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या होगा? कंसिडरेशन होगा। तीसरा टॉपिक होगा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो लिखा है ना, पार्टी शुड भी क्या होना चाहिए? कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। तो तीसरा टॉपिक अपने बुक में देखेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही चीज आगे जाकर के हमें टॉपिक के टर्म में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? टॉपिक के टर्म। राइट, ओके। तो ये चलिए, हमने कितनी बातें सीख ली अभी बेटा? 3 बातें, 2 बातें सीखी अभी, 2 बातें। अब तीसरी बात लिखो। लिखो, बोथ पार्टी शुड बी गिवन हिज फ्री consent, accepting coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake। इसका मतलब होता है धमकी देना, मानसिक दबाव। फ्रॉड का मतलब धोखा देना, गलत जानकारी देना, गलती से। लिखो बेटा, नोट करके लिखो। फ्री लिखो बेटा, फ्री कंसेंट।
तो बेटा अभी बताते हैं, या मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड means when both party given his consent for same sense same things same value and manner। बेटा लिखो फिर समझाते हैं। बेटा सब बताते हैं, अब एक बार लिख लो आप पहले। अभी बताते हैं बेटा, अभी सब बताएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले चले, इधर देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री कंसेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्री कंसेंट। ये क्या है पहले तो ये बता देते हैं बेटा। तीसरा कंडीशन, अब हम पहला कंडीशन हमने समझ लिया कि क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। कौन सा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए? सोशल और डोमेस्टिक। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट में ये सीखी कि जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहे हैं बेटा, वो लोग क्या होने चाहिए? साउंड और मेजर होने चाहिए। फिर हमने बताया तीसरी चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बोथ पार्टी, इधर देखिए यहां लिखा है बोथ पार्टी शुड बी गिवन हिज, क्या लिखा है बेटा? फ्री कंसेंट। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब यह हुआ कि भाई जो दोनों पार्टी हैं, मतलब जो सेलर और बायर हैं, जो सेलर और बायर हैं जिनके बीच में लेन देन किया जा रहा है, शुड बी गिवन फ्री कंसेंट। उन्होंने जो अपना कंसेंट दे रखा हो, मतलब सॉरी, कंसेंट का मतलब ये हुआ बेटा कि जो वो एग्री हुए हैं गुड्स को खरीदने बेचने के लिए, वो अपने मर्जी से हो, किसी के दबाव में आकर के नहीं हो। मेरा कहने का मतलब जैसे आप यहां पढ़ने के लिए आपने एडमिशन लिया है, तो किसी के दबाव में आकर के नहीं हो। किसी ने ऐसा नहीं कि आपको धमकी दिया कि आपको वहीं पढ़ना है और फिर आप प्रेशर में आकर के यहां एडमिशन लेकर के पढ़ाई करते हो, तो वो नहीं माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड तभी माना जाता है जब दोनों साइड से जब पार्टी ने जो कंसेंट दे रखा है वो विदाउट एनी क्या दे रखा हो? प्रेशर। ओके, मतलब किसी बिना किसी दबाव के। जनरली हमारा लॉ ये बोलता है कि 5 ऐसे केसेस होते हैं, 5 ऐसे तरीके होते हैं जिनके थ्रू इफ लेन देन किया जाएगा, जिनके थ्रू इफ लेन देन किया जाएगा तो उसे हम फ्री कंसेंट ट्रीट नहीं करते, उसे हम फ्री कंसेंट ट्रीट नहीं करते। वो कौन कौन सा केस है एक बार देख लेते हैं। पहला क्या लिखा है जरा बताओ बेटा, क्या लिखा है? कोर्सन। कोर्सन का मतलब होता है धमकी देना। क्या होता है बेटा? धमकी देना। ओके, अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मानसिक दबाव, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, एक मिनट बेटा, हाँ बेटा बातें नहीं प्लीज। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, हमने क्या सीखा बेटा कि 5 ऐसे केसेस होते हैं जिनके थ्रू इफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा
तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्री कंसेंट ट्रीट नहीं मानते, मतलब बिना प्रेशर के नहीं मानते। इफ हमने किसी को धमका करके कोई लेन देन किया, धमकी समझते हो, जैसे हम अपने ऊपर एग्जांपल ले लें, अब अपने ऊपर पर जैसे हमारे पास एज्यूम करे कोई मोबाइल है, अब वो मोबाइल की मार्केट वैल्यू थी 40,000, एप्पल ब्रांड का मोबाइल था, उसकी मार्केट वैल्यू 40,000 थी। अब कोई मेरे कलीग कोई रहते थे राइट ना, बगल में पड़ोसी थी, उन्हें वो मोबाइल पसंद आ गया। अब उन्होंने बोला कि अनूप सर ये मोबाइल आप हमें 20,000 में दे दीजिए। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? 40,000। उन्होंने बोला ये हमें कितने में दीजिए? 20,000 में। हमने बोला भाई 20,000 में क्यों देंगे, 40,000 का मोबाइल हम 20,000 में क्यों देंगे? उन्होंने अगले दिन हमें एक फोन किया, कि धमकी दिया, मतलब फोन किया, बोले कि ऐसा है सर मोबाइल आप दे दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम हो जाए। हमने बोला भाई क्या कर लोगे, क्या प्रॉब्लम, मतलब इनडायरेक्टली आप हमें धमकी दे रहे हो। उन्होंने बोला ऐसा है कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, इतना बोल करके उन्होंने फोन काट दिया। अब इनडायरेक्टली इसका मतलब बच्चे को किडनैप कर लेंगे या मिस हैपनिंग करेंगे। हम डर गए। हमने मन में अपने सोचा कि एक बार वाइफ की बात करते तो हम कंप्रोमाइज कर ले जाओ यार, सभी परेशान रहते हैं, है ना, है ना, ओके। लेकिन बच्चा तो सबके लिए प्यारा होता है। हमने तुरंत उनको कॉल बैक किया, हमने बोला भाई क्या कहना चाह रहे हो? बोले जो कहना था आप समझ गए। तो हमने बोला कोई नहीं, हम प्रेशर में आकर के 40,000 वाला मोबाइल कितने में बेच दिया बेटा? 20,000 में। तो यहां पे हमारे और जो पड़ोसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, दैट विल बी, वो फ्री कंसेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, वो फ्री कंसेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, ओके। क्योंकि वो किसकी तरह, किसकी वजह से क्या, क्यों लेन देन किया जा रहा बेटा? कोर्सन की। मेरा कहने का मतलब बस ये अलग अलग करके हम आपको सारी चीजें अभी आगे जब चैप्टर आएगा वहां पे पढ़ाएंगे। मतलब बेटा हम बार बार बताना चाह रहे हैं, अभी हम एक रिव्यू दे रहे हैं, और यही चीज फिर वाइडर टर्म में अगली क्लास से हम टॉपिक के टर्म में पढ़ेंगे, राइट? क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने पहली बात बता दी कि कोर्सन के थ्रू या अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी पे, किसी को टॉर्चर, टॉर्चर समझते हो ना बेटा, ब्लैकमेल समझते हो ना, किसी पे मेंटली प्रेशर डाल करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अंडर इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर इन्फ्लुएंस। या तीसरा क्या लिखा है बेटा? फ्रॉड। क्या लिखा है? फ्रॉड। धोखा दे करके या गलत जानकारी दे करके गुड्स के बारे में, या गलती से, अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ये 5 ऐसे तरीके होते हैं जिनके थ्रू इफ हम लेन देन करते हैं तो वो लेन देन को हम फ्री कंसेंट ट्रीट नहीं करेंगे। चलिए आगे लिखा हुआ है, और हमने सिंपल वर्ड में लिख दिया कि भाई फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। ऊपर तो हमने बता दिया फ्री कंसेंट का मतलब बिना प्रेशर के। तो फ्री कंसेंट को लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जरा देखो बेटा? कॉन्सेंसस एड आइडम। ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड का मतलब एक लॉ की लैंग्वेज है, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेंसस एड आइडम। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहां लिखा है, या इसको और सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? मीटिंग ऑफ माइंड। क्या बोलेंगे बेटा? मीटिंग ऑफ माइंड। चलिए आगे लिखा है, मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है कि व्हेन बोथ पार्टी इज गिवन हिज कंसेंट, जब दोनों पार्टी ने अपना कंसेंट दे रखा है फॉर सेम सेंस, सेम थिंग्स और सेम वैल्यू एंड मैनर। मतलब जहां पे दोनों पार्टी बिना एक दूसरे के दबाव के सेम सेंस के लिए, सेंस का मतलब दोनों की सोच सेम होनी चाहिए। जैसे हमें गुड्स बेचना है तो आपको क्या होना चाहिए? खरीदने के लिए सेम सेंस, सेम थिंग्स, जो चीज हमें बेचना है वही चीज आपने खरीदने के लिए कंसेंट दे रखा हो। सेम थिंग्स, सेम वैल्यू, जिस प्राइस पे हमने आपको ऑफर दिया है आपने भी उसी प्राइस पे मैं कंसेंट दे रखा हूं। सेम मैनर, परफॉर्म करने का तरीका, जहां पे ये चारों चीजें सेम होगी तभी उसे फ्री कंसेंट मानेंगे, अदरवाइज कंसेंट नहीं मानेंगे। अब हम एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 3 नंबर का आया था। अब आप लोग बताओ, पहले इतना पूरा पढ़ो, पूरा पढ़िए। अब हम एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, बेटा पढ़ो।
बोलना स्टार्ट करें बेटा। चलिए, अब एक क्वेश्चन बताओ आप लोग। बेटा आप ही खड़े हो जाओ, आप नहीं, आपके बगल में, आप खड़े हो जाओ। अब एक क्वेश्चन बताओ कि जैसे हमारे पास दो हॉर्स है, राइट, एक एक बेटा रेस हॉर्स है, और एक है बेटा कार्ट। कार्ट मतलब जो शादियों में यूज होता है, और रेस का मतलब जो रेसिंग के लिए है ना। अब आपने हमने आपको ऑफर दिया कि हमारे पास दो हॉर्सेज है, एक हॉर्स हम आपको सेल करेंगे, राइट, और हमने अपने मन में ये सोच लिया कि रेस हॉर्स बेचेंगे। लेकिन हमसे गलती हो गई, हमने आपको बताया नहीं कि जो हम आपको ऑफर दे रहे हैं बेचने के लिए वो रेस हॉर्स के लिए। हमने आपको एक लेटर लिखा कि हमारे पास दो हॉर्स है, जिसमें कि एक हॉर्स हम आपको 75,000 का सेल करेंगे। ये लेटर आपके पास चला गया, और आपको भी पता था कि अनूप सर के पास दो हॉर्स है, इसमें एक रेस हॉर्स है और एक कौन सा है बेटा, कार्ट हॉर्स है, राइट, ओके। अब आपके पास लेटर गया, आपने कार्ट हॉर्स समझ करके आपने कंसेंट दे दिया। आपने ये सोचा कि अनूप सर ने जो कंसेंट दिया है, ऑफर दिया है, वो कार्ट के लिए। लेकिन हमने ऐसा लेटर में कुछ लिखा नहीं था। हमने अपने मर्जी मन में सोच लिया था, क्या सोच लिया था बेटा, कि कौन सा हॉर्स देंगे, रेस वाला, ओके। अब चलिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब हम आपने कंसेंट क्या समझ के दे दिया, कार्ट के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है कि बताओ क्या ये फ्री कंसेंट माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? क्या बात करते हैं यार, है क्यों नहीं? एक एक सेकंड। बेटा यहां पे ना ये नहीं है, सेम थिंग्स नहीं है। देखो बेटा, सेंस तो है, हमें बेचना है, आपको खरीदना है, सेम वैल्यू है, ओके, सेम मैनर है, लेकिन सेम थिंग्स नहीं है। थिंग्स का मतलब समझ गए ना बेटा, सेम थिंग्स नहीं होने का मतलब यह हुआ कि वो चीज नहीं है। क्योंकि हमने आपको ऑफर किसके लिए दिया था, रेस हॉर्स के लिए, आपने किसके लिए दिया, तो सेम थिंग्स नहीं है, इसलिए फ्री कंसेंट नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल, बैठ जाओ, आप बताओ हमें बैठ करके, आप बताओ हमारे पास जैसे एक मोबाइल है, अब वो पुराना मोबाइल है, पुराना समझते हो बेटा। अब हमने इस बच्चे को ऑफर दिया कि हमारे पास एक नया मोबाइल है जो हम आपको बेचना चाहते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है, और हम आपसे 10,000 लेकर के ये नया मोबाइल आपको बेचना चाहते हैं। और इन्होंने नया मोबाइल समझ करके खरीद लिया। बाद में इन्हें पता चला ये तो एक्चुअल में क्या है बेटा, पुराना मोबाइल है। तो अब आप बताओ, क्या हमारे इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, इज दैट फ्री कंसेंट? कोई नहीं बोलेगा, आप बताओ। फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है बेटा, जरा बताओ। क्योंकि ये फ्रॉड है, क्योंकि हमारा यहां पे इंटेंशन क्या है बेटा, धोखा देने का। हमने गुड्स के बारे में क्या दिया है, गलत इंफॉर्मेशन दिया है, धोखा देने। क्योंकि हमें धोखा क्यों हुआ, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है क्या है बेटा ये गुड्स, राइट ना, पुराना है, और हमने क्या बता करके बेचा, नया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, फ्री कंसेंट हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो, अभी हमने कितने केसेस सीखे बेटा, जरा बताओ। तीन बातें, अब चौथी चीज लिखो, अब तो छोटे छोटे पॉइंट्स। चौथा पॉइंट, एग्रीमेंट।
एक्सेप्टिंग, लिखो बेटा, बातें नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, लिखो बेटा, सर्टेन का मतलब क्या होता है? क्लियर, प्राइस एंड क्वांटिटी, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। लिखो, क्या? अनएम्बिगिवस, अनएम्बिगिवस। बोले बेटा, बोलना स्टार्ट करें, बच्चे बोले। चले, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लो, फिर समझाते हैं। नेक्स्ट लिखो एक पॉइंट और। लिखो बेटा, बोले। चले, चले बेटा, आप बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल कंडीशन हमने जो 4 बताए वो कौन कौन से, जरा जल्दी बोलो बैठ करके। हाँ बेटा, हाँ। ये मौसम थोड़ा सा अटपिटा है, देख रहे हैं 2-3 बच्चों को जैसे एनर्जेटिक नहीं लग रहे, नींद जैसी आ रही है, फैन चल रहा है ना इसलिए। आपको आ रही है? हाँ हाँ, बोलो बेटा। हाँ, गर्म हवा आ रही है ना, कुछ प्रॉब्लम जरूर है, देख रहे हैं बच्चे एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं, एकदम ऐसे थके थके बैठे हुए हैं, जैसे कुछ किसी ने 2-4 थप्पड़ मार रखा है ना। बच्चे बस ऐसे बैठे हुए हैं, बस क्या सर बोल रहे हैं बस सुन रहे हैं, बाकी बच्चे के अंदर एनर्जेटिक नहीं लग रहा है ना। बेटा बोलो। दो बातें बताई बेटा, और फ्री कंसेंट का मतलब बताओ। मतलब जो दोनों पार्टी इंटर्ड हो रही हैं वो बिना किसी के दबाव के इंटर्ड हो, अपने मर्जी से जब आप लेन देन करेंगे तभी वो लेन देन वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। इफ किसी के धमकी में आकर के, किसी के मेंटली या मोरल प्रेशर में आकर के आप कंसेंट देते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। ओके बेटा, चले आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, इधर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब यह हुआ कि जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो दो पार्टी के बीच में लेन देन किया जा रहा है, देखो बेटा हमने आपको पढ़ाया था अभी
कि दो पार्टी के बीच में जो लेन देन किया जाता है, सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। याद है ना? कौन कौन से एग्रीमेंट छोड़ करके? वो एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो लीगल पर्पज के लिए होना चाहिए। लीगल पर्पज का मतलब है कि किसी भी ऐसे सर्विस या किसी भी ऐसे गुड्स को खरीदने बेचने के लिए किया जाए जो कानूनी रूप से मान्य हो। मान्य का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास चोरी का कोई भी ज्वेलरी है, हमने किसी से ज्वेलरी चोरी किया, ओके बेटा, अब वो हम बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि चोरी का गुड्स खरीदना बेचना वो लॉफुल नहीं होता। लॉफुल क्या होगा बेटा? जब हम कोई ऐसे पर्पज के लिए प्रॉमिस करेंगे जो कानूनी रूप से सही हो। जैसे आप यहां पढ़ने के लिए आए हैं तो यहां पे जो हम आपसे फी चार्ज कर रहे हैं वो लॉफुल है। कैसे लॉफुल है बेटा? जरा बताओ। इसलिए लॉफुल है क्योंकि बेसिकली क्योंकि हम कोई भी ऐसी शिक्षा आपको नहीं दे रहे जिससे समाज इफेक्टेड हो। इससे समाज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम आपको पढ़ाएंगे, देखो अब यही हम आपसे फीस लिया होता कि कैसे मर्डर करते हैं, कैसे किडनैप करते हैं, कैसे चोरी करते हैं, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए हमने आपसे फी चार्ज कर रखी होती, तब ये लॉफुल ना होता। तब यहां पे ना ही मैं आपसे बाउंड था और नहीं आप मेरे से बाउंड। लेकिन यहां पे जो हमने आपसे लीगल एक प्रॉमिस कर रखा है वो किसी ऐसे सर्विस के लिए कर रखा है जिससे आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी है। हमारा बेनिफिट क्या है बेटा? हमारी रोजी रोटी चल रही है, आप फी देते उसी में पैसा मिलता है। आप फी नहीं दोगे तो हमें क्या मैनेजमेंट देगा पैसा? नहीं। और आपके लिए क्या बेनिफिट है जरा बताओ? आपका कैरियर बनेगा बेटा। जरा सोचो, आपका बेनिफिट, आप सीए बनेंगे, आपका स्टेटस समाज में बढ़ेगा, इससे समाज को बेनिफिट है। मतलब हमारे आपके लेन देने से हमारा तो बेनिफिट है ही है, आपका बेनिफिट है ही है, समाज का बेनिफिट। इसे लॉफुल बोलते हैं। समझ गए? तो हमने यहां लिखा है कि जनरली एक्सेप्टिंग, वैसे इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, हमने लिखा नहीं, एक्सेट्रा लिख दिया, 2 एग्जांपल डाले, राइट ना? वैसे 6 पॉइंट होते हैं, आगे पढ़ेंगे बेटा। हम बार बार आपको बताना चाह रहे हैं, आज की जो क्लास है वो तो एक रिव्यू है। अगली क्लास से फिर यही हम क्या करेंगे बेटा? बढ़ेंगे, एक एक करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग बस बेसिक ही पढ़ रहे हैं, राइट ना? आज जो बेसिक पढ़ रहे हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो पहली चीज जरूरी होनी चाहिए एग्रीमेंट, लेकिन वो कौन सा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए? सोशल डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बेटा? दोनों पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो क्या होने चाहिए? साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने जो कंसेंट दे रखा है वो क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। चौथी बात, जो उनके बीच में लेन देन किया जा रहा है वो किस पर्पज के लिए हो? लॉफुल, लीगल। जनरली इफ हम इलीगल पर्पज के लिए लेन देन करते हैं या इमोरल। इलीगल का मतलब क्या होता है? ओरली समझ लेते, अगली क्लास में समझेंगे। इलीगल का मतलब होता है किसी ऐसे पर्पज के लिए लेन देन करना जो किसी कानून के तहत प्रोहिबिटेड हो। जैसे चोरी करना क्या होता है बेटा? तुम खड़े हो जाओ, पहले पानी पियो, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े रहो 2 मिनट। मेरा कहने का मतलब है इलीगल का मतलब होता है कोई चीज प्रोहिबिटेड, या तो खाना ज्यादा खाया होगा या तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब कौन सा रीजन है? हाँ, तो वही नींद आने के 2 रीजन हो सकते हैं। हाँ, हम कह रहे ना बेटा कुछ जरूर रीजन है बच्चे के, पढ़ा होगा रात भर आपने या कुछ भी होगा, है ना? बैठो बेटा, बैठो, पानी पी लो, इनको पानी पिलाओ, पहले पानी दो भाई, पहले ले लो पानी पियो। बेटा जैसे सामने कोई बच्चा बैठा है और वो, तो उससे क्या होता है, मेरे को एनर्जी नहीं आती कि इसका मतलब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तभी बच्चा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहा है ना? टीचर के ऐसा लगता है। हम प्रॉब्लम आपकी समझ गए थे। या देखो बच्चे, नींद आने के 2 रीजन है, या तो आपने खाना ज्यादा खा लिया ब्रेक में, या तो आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आपका 3rd रीजन है। 3rd ये है कि बच्चे का पेपर था, बच्चे ने पढ़ा था, उससे आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, आगे देखो बेटा। तो हमने ये भी बता दिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल पर्पज होना चाहिए। लीगल का मतलब होता है कि किसी ऐसे गुड्स या सर्विस के लिए लेन देन किया गया हो जो कानूनी रूप से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ओके, मतलब इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल का मतलब अनैतिक होता है। अनैतिक का मतलब है कि जैसे कोई भी हमने ऐसा एग्रीमेंट किया जो समाज के अगेंस्ट हो। इमोरल का मतलब अनैतिक होता है। अब बता देते हैं अनैतिक कैसे होगा। जैसे बेटा आपको पता है, मतलब जहां पे इमोरल का मतलब जब 2 पार्टी आपस में कोई एग्रीमेंट करें और उनके एग्रीमेंट करने से समाज इफेक्टेड हो,
जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, वो इफेक्टेड हो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे बेटा आपको पता है कि राइट ना, हम जैसे बताते हैं एग्जांपल, जैसे कोई मैरिड पर्सन है, ओके बेटा, अब मैरिड पर्सन जो होता है, इफ वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। दूसरी शादी वो तभी कर सकता है जब फर्स्ट वाइफ को क्या करेगा बेटा, डिवोर्स देगा। इफ उसने डिवोर्स नहीं दिया है, या जैसे कोई मैरिड पर्सन है, उसको बोला जाए कि भाई ये लीजिए 5 लाख रुपए, आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दीजिए, मेरी बेटी के साथ शादी करिए, तो ये एग्रीमेंट क्या लॉफुल है क्या बेटा? इमोरल है, समाज के हित में नहीं है, क्योंकि ऐसे तो सभी लोग करने लगेंगे। मतलब जहां पे कोई एग्रीमेंट किया जाए और वो एग्रीमेंट करने से समाज इफेक्टेड हो, जैसे कोई मैरिड पर्सन नहीं है, या किसी को हमने बोल दिया, जैसे राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी जी को किसी ने ऑफर दे दिया कि आप लाइफ भर शादी मत करना, आपको 5 करोड़ हमें दे देंगे, ओके, तो देखा जाए किसी को शादी ना करने के लिए आपने पैसा दिया कि हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे इफ आप साल भर अपनी लाइफ में शादी नहीं करोगे, तो ये क्या है बेटा? ये समाज के अगेंस्ट है ना बेटा। जो हमारा सिस्टम बना है, जो सोसाइटी बनी है, जो कल्चर बना है, उसके अगेंस्ट छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, ओके। इफ जा रहे हो तो ये समाज इससे अफेक्टेड होगा, तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल, मतलब जिससे समाज में इफेक्टेड, कोई मैरिड पर्सन, उसको बोलो अपनी वाइफ को छोड़ दो, हम आपको 2 लाख रुपए, ये क्या है? ये गलत है ना बेटा, ओके। तीसरी बात, जैसे बेटा बहुत सारी चीजें क्या होता है, जैसे दिल्ली की बात करें, अब दिल्ली में क्या होता है बेटा, जैसे मिल्क आता है, राइट ना, वो सिंथेटिक मिल्क आता है, सिंथेटिक होता है नकली, है ना, डिटर्जेंट जो पाउडर होता है ना, दिल्ली के अंदर सर्वे में भी आया था कि 5,000 लीटर मिल्क जो है वो मेरठ से आता है डेली, सिंथेटिक नकली मिल्क आता है दिल्ली के अंदर पर डे, अभी भी आता है। तो देखा जाए जो लाते होंगे बना करके, वो जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर जो इंडिया पूरे दिल्ली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता होगा, उनके बीच में जो एग्रीमेंट ये है, ये क्या है बेटा? इमोरल। क्यों? क्योंकि आप देखा जाए ऐसे पर्पज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, उस एग्रीमेंट से समाज इफेक्टेड है। अब जो बच्चे पिएंगे, छोटे छोटे बच्चे पिएंगे, शुरू में तो इफेक्टेड नहीं होगा बेटा, लेकिन बाद में किसी किडनी बेकार हो जाए, किसी की लीवर बेकार, यही तो आजकल बीमारी हो रही है, ये हो रही नहीं बेटा, क्यों? खान-पान की वजह से, क्योंकि खान-पान तो कोई शुद्ध रहा ही नहीं है, हर चीज में मिक्सिंग है, हर चीज में मिक्सिंग है। ये हम लोग जैसे अब देख, अब हम बताना नहीं चाहिए, हमारे दोस्त के पास सॉस, मतलब ये टोमेटो जो सॉस आप लोग खाते हैं ना, उसकी फैक्ट्री है। अब पता है वो कोई भी सॉस नहीं बनाते, वो बोलते हैं कद्दू लाता है, कद्दू समझते हो ना, कद्दू कौड़ा समझते हो, कद्दू, वो ला करके बेटा उसी को साइकिलिंग कर देता है, और उसी के अंदर कुछ केमिकल डाल करके वही हम लोग सॉस समझ करके खाते हैं। मतलब कोई चीज असली है ही नहीं, क्या करोगे? तो ये क्या है? देखा जाए वो जो काम कर रहे हैं, ये क्या है? इमोरल है कि नहीं है? आप दिखा कुछ रहे हो, देख कुछ रहे हो, समाज के साथ धोखा कर रहे हो ना। ये एक बार पढ़ो बेटा। बेटा बातें नहीं प्लीज। पढ़ने के लिए बोला है बेटा, अभी क्वेश्चन पूछेंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट के 2 पॉइंट और बचे हैं। हमने अभी चौथा पॉइंट बताया, क्या बताया कि जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब है लीगल पर्पज। जनरली कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो लीगल नहीं होते, जिसमें कि एक तो इलीगल है, दूसरा क्या है बेटा? इमोरल, एक्सेट्रा। वैसे और बहुत सारी चीजें हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है बेटा, जरा देखो, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस,
इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है एक तो क्या होना चाहिए बेटा, सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है क्लियर प्राइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर प्राइस एंड क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब किस प्राइस पे राइट ना किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी के लिए किया जा रहा है, और किस क्वांटिटी के लिए किया जा रहा है उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब जो भी लेन देन किया जा रहा है, किस गुड्स के लिए किया जा रहा है, कितने क्वांटिटी के लिए किया जा रहा है, किस प्राइस पे किया जा रहा है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। जैसे बेटा आप पढ़ने के लिए आते हो, कभी देखो एडमिशन जब स्लिप होता है, पहला लिखा होता है सीए फाउंडेशन। किसका मतलब है कि आपको क्या पढ़ना है? सीए फाउंडेशन। यह भी लिखा होता है कौन सा अटेम्प्ट के लिए है, अटेम्प्ट लिखा होता है, किस प्राइस पे किया गया है, कितना आपने फी दिया, कितना बैलेंस, सब कुछ लिखा रहता है ना। इसका मतलब सारी चीजें आ गई। तो इस लाइन का सिंपल वर्ड ये हो गया कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी वैलिड होगा जब एक तो क्लियर प्राइस होना चाहिए, क्लियर क्वांटिटी होनी चाहिए, और प्राइस या गुड्स रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हो, फुल इंफॉर्मेशन कि भाई कौन सा गुड्स खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जैसे इस बार 2 नंबर में केवल क्वेश्चन पूछा था, आप लोग जरा बताओ। क्वेश्चन ये पूछा था कि एक्स ने वाई के साथ एग्रीमेंट किया 50 लीटर ऑयल सेल करने के लिए 50,000 में। इज दैट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको 50 लीटर ऑयल सेल करेंगे 50,000 में। एक एग्जांपल ले लिया हमने 50,000 में, वाई ने उस पर कंसेंट दे दिया। ओके, अब बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? अभी पूछेंगे बेटा आपसे, रीजन वैलिड होगा? नहीं होगा? अच्छा बोलो बेटा। वैलिड होगा। आप बताओ बेटा, आप बोलो। नहीं होगा, खड़े हो जाओ, बताओ बेटा क्यों नहीं होगा? क्या इंफॉर्मेशन नहीं है? देखा, ये आईक्यू लेवल इस बच्चे को बोलते हैं। आप लोग देखो तुक्का मार दिया, सब लोग गलत हो गया। बेटा इस बच्चे ने, बाकी 1-2 बच्चों ने बोला ये वैलिड है, क्योंकि हमने ये बोला कि ऑयल, ऑयल तो बहुत सारे होते हैं, इडेबल ऑयल है, हेयर ऑयल है, मिनरल ऑयल है, कौन सा ऑयल है भाई? हमने कहीं बोला आपसे? ये वैलिड नहीं है इसलिए क्योंकि ये सर्टेन है। बैठ जाओ बेटा, क्लियर नहीं है, अनएम्बिग्यूअस है। यही हम ऐसे बोल देते कि एक्स जो है वो कोकोनट ऑयल डीलर है, और फिर आगे बोल देते कि 50 लीटर एग्रीमेंट किया, तब वैलिड हो जाता, क्योंकि क्लियर हो जाता कौन। बेटा इसलिए एग्जाम को आप सीरियस लोग के पढ़ेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आता है बेटा उसमें कोई न कोई ट्विस्ट। देखो बेटा 11-12 से जो आप पढ़ के आए हो ना, वो एक अलग चीज था, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें वही चीज पूछेंगे इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इनडायरेक्ट वे मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप उसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते, अदरवाइज नहीं। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट लिखा है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पॉसिबल नेचर। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पॉसिबल नेचर का मतलब है कि जो लेन देन किया जा रहा है वो किसी ऐसे गुड्स या सर्विस के लिए किया जाए जो परफॉर्म करना पॉसिबल हो, जिसको हम पूरा कर सकते हैं। इफ इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। जैसे एक्स की डेथ हो गई, वाई ने जेड से बोला कि आप इनको जिंदा करके दिखाओ, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, इज दैट वैलिड? नहीं। जैसे एक्स की बाइक चोरी हो गई, उसने वाई से बोला ढूंढ करके दो, हम आपको राइट ना इतना रुपए देंगे, वैलिड नहीं होगा बेटा। मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब कोई भी इम्पॉसिबल है। जैसे एक्स ने वाई से बोला आकाश से तारे तोड़ के लाओ, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, होगा क्या बेटा? किसी पॉसिबल है क्या? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी वैलिड होगा जब किसी ऐसे गुड्स या सर्विस के लिए किया जाए जो क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? लीगल पर पॉसिबल नेचर होना चाहिए। पॉसिबल का मतलब जो किया जा सकता है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, पूरा पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन पूछ के फिर क्लास ओवर कर देंगे। पढ़ो, मेरी भी आंख दर्द कर रही है बेटा, पढ़ो। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। आप तो वैसे से चेहरे से पहलवान लग रहे हो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पहलवानी करते थे क्या? हाँ हाँ, चेहरे से लग रहा है, बच्चे के चेहरे से पता चल जाता है। पढ़ो बेटा।
बातें नहीं, लो ये तो बंद हो जा रहा है। लिखो बेटा, पढ़ने के लिए बोला है, प्लीज पढ़ो। बातें नहीं, अभी क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, प्लीज। बातें नहीं, हाँ। ई इमोरल, बेटा इमोरल का मतलब होता है, बातें नहीं, इधर देखिए, इमोरल का मतलब अनैतिक। जब राइट ना सच एग्रीमेंट विच आर क्रिएट अगेंस्ट सोसाइटी, जो एग्रीमेंट सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, इसको अपनी भाषा में बोल सकते हैं, जब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जिससे जो हमारा सोसाइटी, जो हमारा समाज है, वो इफेक्टेड हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इमोरल। जो अनैतिक है, जो नैतिक रूप से सही नहीं है, जैसे छोटे छोटे बच्चे सेल परचेज किए जाते हैं, देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे, हम आपको लाइव एग्जांपल बताते हैं बेटा। जैसे बहुत सारे बच्चे गांव में देखा जाए ना, जिनके पास मम्मी पापा का कोई काम नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, वो ज्यादा बच्चे हैं, 5 7 10 बच्चे हैं, तो खाने के लिए नहीं, तो वो लोग अपने बच्चों को किराए पे दे देते हैं। किराए का मतलब कहीं यहाँ पे शहर में लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियां होती है ना, वो ले आती हैं, 10 20 हजार उनके पेरेंट्स को दे देंगे, और वो ले आकर के बच्चों से घर का जो डोमेस्टिक काम होता है ना, छोटे छोटे बच्चे देखो ना, हर सोसाइटी में हर घर में मिल जाएंगे चोरी से, वो बेचारे घर का पूरा काम करते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट होता है, जो प्लेसमेंट एजेंसी वाले लाते हैं चोरी से बच्चों को घर पे काम कराने के लिए सोसाइटियों में, वो क्या है बेटा, इमोरल है। क्योंकि बीइंग एज ए बच्चे के अकॉर्डिंग हर पर्सन के पास बेसिक फंडामेंटल राइट है, जब तक वो 18 साल का नहीं हो रहा, उसका देखा जाए लड़कपन आप छीन ले रहे हैं, है ना बेटा। ओके, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, है ना। तो आज हमने सीख लिया एग्रीमेंट जरूरी होता है, उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट छोड़ करके, सोशल और डोमेस्टिक। जिनके बीच में लेन देन किया जा रहा है वो लोग साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। वो लोग, तीसरी चीज, वो लोग ने जो कंसेंट दे रखा हो, फ्री कंसेंट दे रखा हो। चौथी बात, जिस पर्पज के लिए लेन देन किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। पांचवी बात, वो क्या होना चाहिए बेटा, सर्टेन एंड अनअम्बिगियस हो। छठी बात क्या होनी चाहिए, पॉसिबल नेचर। ओके, यहां तक कर लो, फिर अगली क्लास आगे बताएंगे। राइट, जिन बच्चों की पहली क्लास है हमसे पूछ सकते हो कुछ प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत समझ में आया कि नहीं, वैसे बीच में था, आया ना समझ बेटा। ओके, यही चीज अब अगली क्लास से आगे हम इसी को वाइडर टर्म में लेके चलेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है ना। अब अगली क्लास से इसी के आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, यहां तक कर लो, अब जा सकते हो।